अगर हम प्लेसेस एंड न्यूज की बात करें स्पेसिफिकली, अगर आपने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है तो आप ये जरूर देख पाएंगे कि वहां पर प्लेसेस वाला पार्ट जो है वो न्यूज में बहुत रहता भी है और वही एग्जाम में रिफ्लेक्ट भी होता है। जब जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग हुआ और लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग हुआ, तो उस समय पे 2 जिले ही सिर्फ थे, एक था कारगिल जिला और एक था लेह जिला। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि 5 नए जिले भी बनाए गए हैं, तो उनके नाम जान लेते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइलैंड पार्ट्स, तो वो आ जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट। कहां पे है? अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप की तरफ ये पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पर बाबल मंदब पड़ती है। लोकेशन वाइज मैं बता दे रहा हूँ, न्यूज बताऊंगा कि क्यों है ऐसा। तो देखो अभी हॉर्मूज की स्टेट थी, तो यहाँ पर ये वाली कौन सी वाटर बॉडी है? इट इज पर्शियन गल्फ, पारस की खाड़ी। ठीक है, तो यहां पर क्या पड़ता है? ये गल्फ ऑफ ओमान। तो दिस इज स्ट्रेट जो कि 2 बड़ी जल निकायों को आपस में जोड़ रही है, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, किन 2 देशों के बीच में है? तो देश कौन कौन से आते हैं? ओमान देश आता है और ईरान देश आता है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन ओमान एंड ईरान। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन प्रीवियसली, ये ध्यान रखिएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दृष्टि यूपी पीसीएस चैनल पर। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लेसेस एंड न्यूज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप इन लोकेशंस को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध जो एक टॉपिक हमारा मेंस में आता है, अगर आप उससे भी इसको जोड़ लेते हैं तो आपका मेंस की भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं और आप लिख सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स पे। तो आज इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जुलाई मंथ की प्लेसेस इन न्यूज, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट स्पेसिफिक रहने वाली है। मैंने हमारी जितनी भी न्यूज है इनको इन्हीं 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, नेशनल, इंटरनेशनल एंड यूपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और सबसे पहले जानेंगे कि ये जो प्लेसेस इन न्यूज है ये हमारे एग्जाम के लिए जरूरी क्यों है, क्यों इसकी महत्ता होती है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। क्योंकि एग्जाम में जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें ट्रेंड एनालिसिस अगर हम देखें तो वो भी यही कहती है। अगर हम 2018 का पेपर देखेंगे, 19, 20, 21 से लेकर अगर हम 25 का पेपर देखते हैं और आप स्पेसिफिकली अगर देखें जिस भी सब्जेक्ट में लोकेशंस पूछी जाती हैं, मैप पूछा जाता है, तो वो वाला जो पार्ट है वो हमारा या तो ज्योग्राफी रहेगा या तो हमारा करंट अफेयर्स रहेगा। क्योंकि आपको क्लियर रहना चाहिए यहाँ पे कि जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आएंगे, वो हमेशा इंटरलिंक करके आते हैं सब्जेक्ट्स के साथ में। तो यहां पर जो इंटरकनेक्शन है वो हमें देखना है। और द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि यहां पर पूछे जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे करीबन करीबन एवरेज क्वेश्चंस जो रहते हैं ज्योग्राफी के, टोटल मिला के देखा जाए तो वो 20 से 25, 24 से 25 के आसपास रहते हैं। और जो करंट अफेयर्स है वो भी करीबन 22 से 23 क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम प्लेसेस एंड न्यूज की बात करें स्पेसिफिकली, अगर आपने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है तो आप ये जरूर देख पाएंगे कि वहां पर प्लेसेस वाला पार्ट जो है वो न्यूज में बहुत रहता भी है और वही एग्जाम में रिफ्लेक्ट भी होता है। रिफ्लेक्ट कैसे होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि कोई स्ट्रेट न्यूज में है, कोई चोटी जैसे माउंटेन पीक जैसे कोई न्यूज में आ गई है, या फिर आज के समय पे जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं बहुत जगह पे, रशिया यूक्रेन हो गया, वो तो चल रहा था, उसके बाद में अभी ईरान और यूएस के साथ में है, हाउथीज जो है वो भी अभी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वहां पे भी। तो ये जो चीज है वो हमारे क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट होती है और वही चीज अब हम यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं अपनी न्यूज के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स दृष्टि लेकर आया है। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आपकी साथ साथ हो पाएगी। 2 प्रकार के माध्यम है, एक ऑफलाइन है, दूसरा ऑनलाइन है। इस कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8750187501। और आप दृष्टि लर्निंग ऐप का उपयोग करके भी, यानी वहां से उसको डाउनलोड करके भी कोर्स के बारे में जानकारी और कोर्स को ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ जो कि होगी नेशनल न्यूज में से। सबसे पहले आते हैं हमारी नेशनल न्यूज यानी राष्ट्रीय खबरें, और उनमें से सबसे पहली खबर आती है लद्दाख से, यानी वो यूनियन टेरिटरी जो कि सबसे नॉर्थ में मिलती है। लद्दाख, इंडियाज कोल्ड डेजर्ट, इज गेटिंग मोर मॉनसून रेन देन नॉर्मल। यहां पर समझिए, पूछा यहां पे कह रहा है वो कि इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट है
भारत देश में दो डेजर्ट आते हैं, एक है हॉट डेजर्ट जो कि थार में मिलता है, दूसरा है कोल्ड डेजर्ट जो कि मुख्य रूप से हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में और कुछ पार्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है इसका। अब देखिए यहाँ पर मॉनसून रेन जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो गई है। हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है, ये जानना है कि जगह कौन सी है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और उस लद्दाख यूनियन टेरिटरी को अगर इस मैप में देखेंगे हम लोग तो यह जो ऊपर वाला इलाका आपको मिलता है, ये वाला जो इलाका आपको मिलता है ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब इनमें से भी बहुत सारा ऐसा इलाका है जो कि भारत के कब्जे में नहीं आता है, जैसे कि गिलगित बाल्टिस्तान का वो वाला इलाका जो कि यहां पर मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, ये भारत के कंट्रोल में नहीं आता है। वैसे ही यहां पर जो ये वाला क्षेत्र आपको मिल रहा है, ये अक्साई चिन वाला इलाका है जो कि चीन के कंट्रोल में है, इलीगल कंट्रोल में आता है। ये वाला जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है, ये पाकिस्तान के इलीगल कंट्रोल में आता है। भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो नक्शा पारित किया गया है, उनके अनुसार से ये जो जितना भी क्षेत्र यहाँ पर इस मैप में मेंशन है वो पूरा भारत का ही है। तो इस लद्दाख के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम यहाँ की जो टोपोग्राफी है इसकी बात करते हैं तो यहां पर हमें ट्रांस हिमालयन रीजन मिलते हैं। ट्रांस हिमालयन रीजन जो है यहां पर मिलता है। अब ध्यान देंगे यहां पर अगर मैं टोपोग्राफी की बात करता हूं तो ट्रांस हिमालयन रीजन में हमें 3 प्रकार की माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। पहली माउंटेन रेंज मिलती है कारा कोरम श्रेणी और दूसरी माउंटेन रेंज मिलती है यानी पर्वत श्रेणी मिलती है लद्दाख श्रेणी और तीसरी मिलती है ज़स्कर श्रेणी। ज़स्कर श्रेणी ये तो होगी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बात। अब क्योंकि ये पेपर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी जानना जरूरी है। जीएस पेपर नंबर 1 में ज्योग्राफी का जो मेंस वाला पार्ट है उसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना यहां पे अप्लाई होता है उसको कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले न्यूज को ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें आगे आता है। फॉर द 5th ईयर इन अ रो, ये भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, न्यूज के आर्टिकल में लिखा है, यानी पिछले 5 सालों से ऐसा हो रहा है कि जो क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है यानी रेन शैडो रीजन में आता है, जिसकी वजह से ये कोल्ड डेजर्ट बन चुका है, अब वहां पर वर्षा का स्तर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 सालों का ट्रेंड ऐसा है। लेकिन इस न्यूज के आर्टिकल के माध्यम से हमें एक चीज जानने में यह भी मिलती है कि प्रेसिपिटेशन जिसे हम वर्षण बोलते हैं 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेनफॉल, दूसरा होता है स्नोफॉल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 2022 के बाद से हमने देखा है जो प्रेसिपिटेशन का जो स्तर है वो लगभग सेम ही है, लेकिन बर्फबारी जो होती है विंटर्स में वो कम हो चुकी है और समर्स में जो रेनफॉल है उसका स्तर अब बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। जनरली देखा जाए, कलेक्टिवली देखें, अगर पूरे संपूर्ण रूप से देखें तो जो प्रेसिपिटेशन का स्तर रहता है वो लगभग सेम ही है, लेकिन बर्फबारी कम और जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो ज्यादा हो रही है। अब जरा क्षेत्र को अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। लद्दाख का अगर हम इंडिया में मैप देखते हैं इसको, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो इस प्रकार से हमारा ये मैप बन पाता है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज यहां पर मेंशन है। अगर मैं आपको काराकोरम रेंज दिखाऊं तो वो यहां पे आ जाए कि लद्दाख रेंज है, ज़स्कर रेंज है, इस प्रकार से हमें मिल पाती है। नुब्रा वैली रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है कई बार, और इंडस वैली यहां से होके जाती है, काराकोरम हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा, ये ज़स्कर हो जाएगा। यहां पर जो हमें वैली मिलती है, रिवर वैली मिलती है, वो हमें नुब्रा वैली मिलती है। इस जगह पे यहां पर हमें नुब्रा घाटी मिल जाती है। और वहीं पर अगर आपसे बात की जाए कि सिंधु नदी यहां पर किन पर्वत श्रेणियों के बीच से होके जा रही है, तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और ज़स्कर के बीच से होके जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि प्योर स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर कोई चीज न्यूज में है तो हमें ज्योग्राफी से कनेक्ट करना पड़े, और कनेक्ट करके हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो फिनोमेना था वो कैसे जस्टिफाई हो रहा है। कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। कुछ समय पहले लद्दाख न्यूज में था बिकॉज यहां पर कुछ नए जिले बनाए गए थे। जब जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अलग हुआ और लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग हुआ, तो उस समय पे 2 जिले ही सिर्फ थे, एक था कारगिल जिला और एक था लेह जिला। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि 5 नए जिले भी बनाए गए हैं, तो उनके नाम जान लेते हैं।
तो 5 नए जिले हैं, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जस्कर और द्रास। टोटल मिला के कितने जिले हो चुके हैं लद्दाख में? 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। अब जरा आगे जानते हैं कि ये जो न्यूज थी वो क्या कह रही थी और किस वजह से ऐसा हुआ है कि हमारा जो लद्दाख क्षेत्र है वहां पे वर्षा अब बढ़ रही है, उसको जान लेते हैं। उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है और जो वहां पे वर्षा होती है वो किस तरीके से काम करता है। देखिए ध्यान देंगे हम लोग, अगर हमारे भारत देश में जब वर्षा होती है तो वो मानसून सीजन में प्रवेश करता है। जनरली उसको जून की शुरुआती जो समय होता है तब से मानते हैं। तो उस समय पे अगर हम देखें, कोई भी पर्वत है, कोई भी ढलान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर एक तरफ से अगर हवा की सप्लाई जारी है और हमें पता है कि उस समय पे जो भी हवा यहां पर आती है, जो भी पवन यहां पर आती है, उसमें क्या रहता है, उस पवन के साथ में आर्द्रता हमेशा युक्त रहती है। तो आर्द्रता युक्त हमेशा वो पवन रहती है, ह्यूमिडिटी उसमें हमेशा अवेलेबल रहती है। और वही ह्यूमिडिटी जैसे ही वो कोई एक बैरियर सामने आ गया है, हवा यहां पर आके टकराती है, इसको विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन बोलते हैं, यानी इसको पवन मुखी पृष्ठ बोलते हैं। वहीं पर जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती है, ठंडी होती है, तापमान कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से यहां पर संघनन की अवस्था देखने में मिलती है, यानी यहां पे कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं। बादल बनने से क्या होता है, यहां पर वर्षा हो पाती है, बादल बनने से यहां पर वर्षा हो पाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहां पे चल रही है? ये चल रही है हमारे पवन मुखी पृष्ठ पे चलती है। लेकिन क्योंकि जो वैश्विक ताप वृद्धि है, इस समय पे हम देख पा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोला जाता है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक ताप वृद्धि, हुआ क्या है, तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस तापमान के बढ़ने से क्या हुआ है, आर्द्रता युक्त जो पवने हैं, यानी जो पवन में आर्द्रता की मात्रा है वो बढ़ चुकी है। ह्यूमिडिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि अगर देखिए लगातार हवा की सप्लाई पीछे से तो जारी है। अब क्या होगा, जितना भी यहां पर रेनफॉल हो रही है पवन मुखी पृष्ठ की तरफ, कुछ ऐसे हवा भी आगे की तरफ पास ऑन कर जाती है, जो ग्रेटर हिमालयाज की हाइट्स हैं उनको पार कर जाती है और कोल्ड डेजर्ट रीजन्स में चली जाती है, लद्दाख की तरफ चली जाती है, तिब्बत की तरफ चली जाती है। तो वो जाके वहां पर क्या करती है, वहां पर अब वर्षा करवाएगी, क्योंकि आर्द्रता बहुत ज्यादा है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से वर्षा जो हमारा पवन विमुखी पृष्ठ होता है, यानी जो हमारा लीवर्ड साइड होता है, इसको पवन विमुखी बोलते हैं, जो कि जनरली अभी तक हमारा एक वृष्टि छाया क्षेत्र हुआ करता था, रेन शैडो रीजन हुआ करता था, वहां पर अब क्या होती है, अब यहां पर वर्षा होने लग चुकी है। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे, द रीजन इज दिस ग्लोबल वार्मिंग, हाई टेम्परेचर, एंड इट इज कॉजिंग हाई ह्यूमिडिटी ऑल्सो इन द जो विंड्स आती हैं उसमें, और वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल हो रही हैं वर्षा करवाने के लिए। ठीक है, यहां पर रीजन भी पता चल गया और साथ में हमें ये जो तरीका होता है ज्योग्राफी से लिंक करने वाला, वो भी हमें यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स जल्दी से जान लेते हैं इस न्यूज के बारे में। इस मॉनसून में लद्दाख में सामान्य से 65% ज्यादा बारिश दर्ज करी गई है। दैट इज अ वेरी ह्यूज नंबर अगर आप देखते हैं तो वर्षा के हिसाब से। इस ठंडे रेगिस्तानी इलाके में 2022 से लगातार 5 सालों तक सामान्य से अधिक वर्षा हमने दर्ज करी है। बार बार होने वाली ज्यादा वर्षा से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वहां पर अगर ज्यादा वर्षा हो रही है तो इट कैन कॉज ह्यूज डिजास्टर्स ऑल्सो, जैसे कि लैंडस्लाइड हो सकती है, हिंदी में से भूस्खलन बोलते हैं, और वहां पर बादल फटने की घटनाएं भी कई दर्ज करी भी गई हैं, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं। तो अचानक बाढ़ आ सकती है, बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं, नाजुक समुदायों यानी जितना वहां पर इकोसिस्टम्स हैं, जितने वहां पे लोग रहते हैं, उनका विस्थापन हो सकता है, यानी कि वहां के लोगों की जो जीवन है वो एक तरीके से दुष्प्रभावित हो सकता है, लैंडस्लाइड भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक तरीके का अजीब सा बिहेवियर वर्षा का देखने में मिल रहा है, इससे हम जो आपदाएं हैं इनको जोड़ सकते हैं। आपदाएं आ सकती हैं और वो आपदाएं यहां पे लिखी हुई है। तो आपका प्री और मेंस का जो पार्ट है विद ज्योग्राफी सब्जेक्ट इंटरकनेक्शन, वो इस तरीके से कवर हो जाता है इस न्यूज में। आते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आती है हमारे जम्मू कश्मीर से। अभी हमने कवर किया लद्दाख को, अब आते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर एक जो यूनियन टेरिटरी है, वहां पर एक झील आती है, उसके बारे में है। झील का नाम है मनसबल झील, और वहां पर अब माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, यानी जो दूर दराज से पक्षी आते हैं, वो अब आना स्टार्ट कर चुके हैं।
तो ये एक अच्छी खबर भी है, एनवायरमेंट सब्जेक्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर जीएस3 एनवायरमेंट मेंशन कर दिया है मेंस के तरीके से। एग्जांपल वाइज अगर आप याद करना चाहें इसके बारे में तो कर सकते हैं। मैप एक बार देख लेते हैं। तो इंडिया के मैप में अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो यहां पर पड़ जाता है, और अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा है जम्मू कश्मीर, तो जो कश्मीर वाला क्षेत्र है हमें वहां पर ये झील मिल जाती है। यानी कि अगर आप बात करें कश्मीर वैली की, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कश्मीर वैली की जो एलिवेशन है, जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जम्मू की एलिवेशन कितनी है और कश्मीर की एलिवेशन कितनी है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सर्च कर लीजिएगा और वो जान लीजिएगा। तो जो कश्मीर वैली है वहां पर हमें ये झील मिलती है, और ये झील यहां पर इस तरफ मेंशन है, और यही इस तरीके का आकार भी है उसका। ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर वैली है कहां पे और वहां पर और कौन कौन सी झीलें भी साथ साथ आती हैं। कश्मीर वैली हमें मिलती है वृहत हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय बोलते हैं, उसके और एवं पीर पांचाल श्रेणी के बीच, पीर पांचाल श्रेणी के बीच। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालयास होते हैं, हाईएस्ट पीक्स होती हैं यहाँ पर, और बर्फीली चोटियां मिल रही होती हैं, ग्लेशियर्स मिल रहे होते हैं। पीर पांचाल मध्य हिमालय का पार्ट होता है, और ये वाला क्षेत्र भी काफी ऊंचा है, यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर्स मिल जाते हैं, काफी ऊंचे पर्वत पहाड़, और वो आईसी पीक्स भी यहाँ पर मिलेंगे। इनके बीच में जो वैली वाला क्षेत्र मिल रहा होता है, घाटी वाला क्षेत्र मिलता है, वहां पे मिलती है कश्मीर घाटी। और वो कश्मीर घाटी किस नदी से बहुत वहां पे सिंचित होती है, यानी बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जो कि वो उस नदी, एक मीठे पानी की नदी है, वो वहां से निकलती है। वो नदी आती है झेलम नदी, झेलम नदी। और जो झेलम नदी है, अब आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या होता है, व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ झेलम रिवर, एंड ऑल्सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि झेलम नदी का जो एंशिएंट नाम था वो क्या था, कश्मीरी लैंग्वेज में क्या था, संस्कृत में क्या था, और अगर आपको पता है ग्रीक लैंग्वेज में क्या था तो वो भी बता सकते हैं। झेलम नदी का के बारे में मैं बता दूं कि ये कश्मीर घाटी से होके प्रवाहित होती है, और कश्मीर घाटी में मिलती हैं 4 इंपॉर्टेंट झीलें, उनमें से एक ये भी आती है। देखते हैं उनका क्रम कैसा है। तो कश्मीर घाटी में हमें 4 झीलें मिलती हैं, उनमें से अगर हम क्रम देखेंगे, मैं आपको ऑर्डर बता दूं किस तरीके से रहने वाला है। अगर ऑर्डर हमें इस तरीके से देखना है, ऐसे करके देखना है, यानी अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर हमें 4 झीलें मिलती हैं। पहली झील, दूसरी झील, तीसरी झील, और ये है हमारी चौथी झील। सबके नाम एक बार फटाफट बता देता हूं आपको। ये सारी चीजें मैपिंग, लोकेशंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर समझेंगे ये कश्मीर वैली में है, ऊपर की तरफ ग्रेटर हिमालयाज आ रहे हैं, नीचे की तरफ यहां पर पीर पंजाल का क्षेत्र जो है वो आ जाएगा, मिडिल हिमालयाज में आ जाएगा। नंबर 1 जो झील आती है, ये आती है डल झील, डल झील जो कि श्रीनगर में मिल जाती है आपको। इसके बगल में आपको मिलती है, पास में मिलती है एक झील, उसका नाम है अंचार झील, ठीक है, अंचर झील इसको बोलते हैं, अंचर झील इसको बोलेंगे। तीसरी झील अगर आप नॉर्थ वेस्ट दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये है मनसबल झील। यहां पर इसी की बात कर रहे थे कि यहां पर पक्षियों का आना अब स्टार्ट हो चुका है इस जगह पे। ये हो गया मनसबल झील, और उसके बाद में आती है हमारी वूलर झील। और वूलर झील की विशेषता क्या है? वूलर झील की विशेषता ये है कि ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। तो ये जो क्रम है ये ध्यान रखने की जरूरत है। और यहां से एक रिवर जो जा रही है इसका नाम है झेलम रिवर। ये क्लियर हो गया, कश्मीर घाटी में बहने वाली सबसे इंपॉर्टेंट नदी वो है झेलम रिवर, और वो इन सबको पानी प्रोवाइड कर रही होती है। अब जरा जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स इस न्यूज के बारे में। फैक्ट्स ये हैं कि जो मनसबल झील होती है वो स्प्रिंग फेड फ्रेश वाटर उसमें मिलता है, यानी वहां पर आपको झरनों से पोषित मीठे पानी की झील मिलती है,
जिला कौन सा है? मैंने आपको डल झील का बताया था, श्रीनगर पड़ता है, और इसी के पास में बगल में एक जिला पड़ता है, उसका नाम है गांदरबल जिला, और वो मिल जाता है, वहां पर हमें मिलती है ये मनसबल झील। लोकेशन ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है, लोकेशन जरूरी होती है। भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झीलों में से आती है। दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम हाईलाइटिंग दिस फैक्ट ऑल्सो हियर। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या है? भारत की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, और करीबन करीबन 13 मीटर इसकी गहराई है। 13 मीटर्स इज द डेप्थ ऑफ दिस लेक, जो कि मीठे पानी की आपको मिलती है। यहां खिलने वाले बहुत सारे कमल हैं, समृद्ध जलीय जो यहां पर जैव विविधता मिलती है, बायोडाइवर्सिटी मिलती है, और साथ में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम जो है जलीय वाला, वो बहुत ही बेहतरीन है। इसी वजह से ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पक्षी आना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले यहाँ पर प्रदूषण की जो समस्या थी वो भी हमें देखने में मिली थी, लेकिन अब इंप्रूव्ड कंडीशंस हैं। साथ में जो इंक्रोचमेंट होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पे हो रहा है, वो भी अब कम हुआ है। दैट इज द रीजन व्हाई द बर्ड्स आर कमिंग हियर, दे आर ब्रीडिंग, दे आर नेस्टिंग, यहाँ पर नेस्ट बनाते हैं यानी घोंसले बनाते हैं और ब्रीड करते हैं यहाँ पे आके। आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग कश्मीर की झीलों का सर्वोच्च रत्न भी बोला जाता है। एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसे फ्रेज आ जाते हैं। अब अगर आपको फ्रेज पता है कि भाई किसको बोलते हैं, कौन सी सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, तो आप आराम से कर ले जाएंगे इसको, क्वेश्चन को। आते हैं आगे। बारिश यानी जो वर्षण वाला पार्ट एक टाइप होता है। भूजल झरनों यानी जो हमारा ग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, भूमिगत स्प्रिंग्स होते हैं, और साथ साथ सतही जल प्रवाह द्वारा पोषित, यानी इस झील में पानी कहां से आता है? पानी आता है रेनफॉल से, पानी आता है यहाँ पर जो हमारे ये स्प्रिंग्स होते हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं, ग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, वहां से आता है, और साथ में आता है कहां से? जो सतही जल प्रवाह, जो कि फ्लोइंग वाटर होता है, सतह पे बहता है, उससे आता है यहाँ पे। और यहाँ पर एक अत्यधिक उत्पादक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करते हैं, यानी एक एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो बेहतर जो है वो बना पाते हैं। दैट्स व्हाई द बर्ड्स आर कमिंग हियर, और वो वहां पे क्या करती हैं? नेस्टिंग करती हैं और ब्रीडिंग करती हैं। That is why the birds are coming here. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई खबर। कौन कौन सी बर्ड्स आती हैं यहाँ पर वो भी देख लेते हैं, उनके नाम। अगर आपको याद रहा तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। 46 जो है, इससे अधिक प्रजातियों के लिए आवास का कार्य यहाँ पर है। मतलब बहुत सारे वैरायटी के पक्षी आते हैं, जैसे कि लंबे कान वाले उल्लू भी यहाँ पर आते हैं, मलाड है, सफेद सिर वाली बतख है, यूरेशियन हुपू है, ऐसे बहुत सारे पक्षी आते हैं। हो सकता है कि आपने इन पक्षियों के नाम ना सुने हो, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बस ये है कि यहाँ पर उनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, वैरायटी जो है पक्षियों की वो भी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये हो गई हमारी तीसरी जो खबर है नेशनल न्यूज, उस पे आते हैं। थर्ड न्यूज है इंदिरा पॉइंट को लेकर। इंदिरा पॉइंट, इट वाज अ न्यूज, और हमें पता है कि ये हमारे भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है। ज्योग्राफी के फैक्ट से देखा जाए तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से इसको हमें लिंक भी करना है। व्हाई इट इज इन न्यूज? व्हाई सेंटर वांट्स टू प्रोटेक्ट लैंडमार्क लाइट हाउस एंड डेवलप टूरिज्म हब। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये स्टैटिक ज्योग्राफी से संबंधित है। जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। व्हाई इट वाज अ न्यूज, ये खबर में था क्यों? क्योंकि वहां पर एक लाइट हाउस है इंदिरा पॉइंट पर, जो कि इस प्रकार का दिखता है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं अभी। ये जो लाइट हाउस है, इसके लिए लाइट हाउस और लाइटशिप निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउसेस एंड लाइटशिप्स ने इंदिरा पॉइंट पर सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और विकास कार्यों की मंजूरी के लिए, यानी डेवलपमेंट करने के लिए, यहां पर क्योंकि टूरिस्ट हब बनाना है तो इसके डेवलपमेंट के लिए यहां पर अंडमान एंड निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अंडमान एंड निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ में यहां पर संपर्क किया है। किसके साथ में? अगर हम अंडमान एंड निकोबार की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके साथ में संपर्क किया है और यहां पर टूरिस्ट हब बनाने की यहां पर बात की जा रही है। याद कीजिए कुछ समय पहले की बात है, अभी कुछ महीने पहले की बात है, एक बात यहां पर आई थी कि डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, ट्रांसशिपमेंट के लिए एक पोर्ट वहां पे बनाया जा रहा है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ से बोला गया पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा है, तो वो जो डेवलपमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ समय बाद एक और न्यूज भी आएगी यहाँ पर, इंटरनेशनल न्यूज, उसमें भी इस चीज का थोड़ा सा मेंशन हम करेंगे। पहले इस न्यूज के बारे में जान लेते हैं कुछ स्टैटिक चीजें।
चलिए, ये जो लाइट हाउस आपको दिखाई दे रहा है, इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया कि लाइट हाउस का पर्पस क्या होता है, कि भाई जो शिप्स आ रहे होते हैं उनको नेविगेशन में हेल्प करता है। तो वैसे ही है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और दक्षिणतम बिंदु आपको मिलता है। इसकी लोकेशन क्या है? देखिए, इंदिरा पॉइंट मिलता है, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा जो कॉल है इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। इंदिरा कॉल ये सबसे नॉर्थ में आपको मिलता है और इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु में मिलता है। कहां पे मिलेगा ये? अंडमान और निकोबार जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इसमें ग्रेट निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु के तौर पर इंदिरा पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और वहां पर ग्रेट निकोबार द्वीप है, उसमें मिल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि 1972 में इसको स्थापित किया गया था। इंदिरा पॉइंट का जो ये लाइट हाउस है, इसको स्थापित किया गया था। पहले इसका नाम अलग था, पिग्मेलियन पॉइंट था, बाद में इसका नाम इंदिरा पॉइंट पड़ गया था। प्रकाश स्तंभ है, 35 मीटर ऊंचा है और ये बना किससे हुआ है? ये कास्ट आयरन से बना हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी कंक्रीट से या फिर ईंटों से बना हुआ है, वो कास्ट आयरन का बना हुआ है, जो जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण नौवहन या फिर नेविगेशन में ये काम करता है। 2004 की जब सुनामी आई थी, तो उस समय से पहले ये जो लाइट हाउस है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी के क्षेत्र में नहीं था। अभी क्या है, ये जो पानी के क्षेत्र में आ चुका है, यानी वाटर का जहां पर क्षेत्र बढ़ चुका है सुनामी के बाद से, तब से ऐसा हुआ है कि ये जलमग्न वाले क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, चलिए, ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के कुछ जो दूरस्थ बिंदु होते हैं, यानी जो हमारे फारदेस्ट पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं भारत के, उनको जान लेते हैं। नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो पॉइंट है ये वाला। अगर हम बात करेंगे यहां पर सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइलैंड पार्ट्स, तो वो आ जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट। कहां पे है? अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप की तरफ ये पड़ जाता है यहां पर। अब मैंने एक लाइन यहां पे खींची है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है, और ये क्षैतिज रेखा ये बताती है कि यहां से कौन सा अक्षांश पास करता है, लैटिट्यूड पास करता है। तो लैटिट्यूड की वैल्यू है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये यहां से पास करता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोग मुख्य भूमि भारत की तरफ, क्योंकि ये क्या है, पूरा हमारा भारत देश ये मेन लैंड इंडिया है, मेन लैंड मुख्य भूमि भारत देश है। तो यहां पर एक पॉइंट आपको यहां पर मिल रहा है और वो पॉइंट है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, हो सकता है कि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी हो जाए, बट आप समझ जाएंगे। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु होता है उसका नाम है कन्याकुमारी, और वो मिलता है कहां पर? तमिलनाडु राज्य में मिल जाता है, और उसका जो अक्षांश वहां से पास कर रहा है तमिलनाडु से, वो है कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। थोड़ा सा ज्यादा है, 6 डिग्री से ऊपर की तरफ आएंगे तो 8 डिग्री आएगा। और ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर भारत के जो सबसे उत्तरतम बिंदु होता है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। और आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि सर इंडिया में हम लोग मानते तो इसको है पूरा, तो ये होना चाहिए था हमारा सबसे उत्तरतम बिंदु, लेकिन हम मान इसको रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इंदिरा कॉल को क्यों मानते हैं? क्यों हम गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो हमारे अधिकार में नहीं है। इंदिरा कॉल हमारे अधिकार में है, हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंदिरा कॉल का जो क्षेत्र पड़ता है वहां सियाचिन जो का जो क्षेत्र है वहां पर, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बेसिकली वहां पर आपको मिल पाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, वो हमारे कंट्रोल में है, इसलिए वो हमारे भारत देश का सबसे उत्तरतम बिंदु, कंट्रोलेबल वाला जो क्षेत्र है उसमें आता है। यहां से एक अक्षांश पास कर रहा है, लैटिट्यूड पास कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? तो जो उसकी वैल्यू है वो आती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ध्यान रखेंगे यहां पे एन में लिख दे रहा हूं, क्योंकि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है, इसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको दर्शाना है, तो आपको एन लगाना पड़ेगा। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अगर आपको करना है तो ई और डब्ल्यू लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारे भारत देश के सबसे दूरस्थ बिंदु हो जाते हैं अक्षांशीय तौर पे। अगर हम आते हैं अब हमारे भारत देश के जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न वाला, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे देशांतर होते हैं वो इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती है। तो जो बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती, गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला है, वहां पर आपको ये मिल जाता है। और देशांतर की वैल्यू आती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ध्यान रखेंगे, या ई यहां पे लिखना जाना चाहिए। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो आता है किबीथू, नाम है इसका किबीथू। और किबीथू जो है वो आपको पड़ता है
अंजॉ डिस्ट्रिक्ट में, और वो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अंजॉ डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश में मिल जाता है। क्या इसकी देशांतर की वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया सबसे दूरस्थ बिंदु भारत देश के। और क्योंकि अगर हमने इंदिरा पॉइंट की न्यूज पढ़नी थी तो ज्योग्राफी के स्टैटिक ज्योग्राफी से कनेक्शन हमें करके इसको रखना जरूरी था। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आती है, अगली खबर हमारे भारत देश की ही खबर है, यानी नेशनल न्यूज ही है। हसदेव अंडर सीज, फॉरेस्ट ट्राइब्स एंड द फाइट अगेंस्ट करप्शन, सॉरी कॉर्पोरेट कोल। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज हसदेव? तो हसदेव अरण्य एक क्या है? एक जंगल का क्षेत्र है। और वो जो जंगल का क्षेत्र आता है हसदेव अरण्य, ये कहां पे आता है? ये आता है छत्तीसगढ़ में। ये न्यूज में भी लिखा हुआ है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए। जो स्टैटिक चीजें होती हैं जो बिल्कुल याद ही करनी है वो याद कर लीजिएगा। हसदेव जो अरण्य आपको जंगल मिलता है वो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है। अब वहां पर क्या ऐसा है कि वहां पर कंपनीज जो है, बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, माइनिंग के लिए आते हैं। तो वहां पर आपको मिनरल के तौर पर मिलता है कोल मिलता है। ठीक है, वहां पर कोल मिलता है। अभी हम जानेंगे वहां पे ट्राइब्स कौन कौन सी रहती है। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो छत्तीसगढ़ वन विभाग ने केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक, प्लीज इसको कहीं पे नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बट हो सकता है कि ये पूछा जाए। केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए 1742.6 हेक्टेयर, इतने बड़े क्षेत्रफल में जो भी पेड़ पौधे हैं इनको स्थानांतरित करना है। अब पेड़ पौधों को स्थानांतरित करने का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों को यहां से काटना और कहीं पर जाके पेड़ पौधे, नए पेड़ पौधे लगा देना। घने वन क्षेत्र को डाइवर्ट करना है, यानी हस्तांतरित करना है, करने की सिफारिश करी है। किसने? छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने ही करी है। और किस लिए करी है? क्योंकि ये जो कोल ब्लॉक है, जो कोल क्षेत्र आपको मिल रहा है, ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किया गया है। ये उनको आवंटित किया गया है और उसकी वजह से, जिसमें अदानी इंटरप्राइजेस जो है वो क्या है? वो खदान के संचालक हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं? वहां पर माइन ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। अब इसके लिए हो रहा है विरोध। अच्छा, ऐसा नहीं है सिर्फ अभी के समय से विरोध चल रहा है, बहुत समय से विरोध चल रहा है। वो 2009 के आसपास से हमने देखा है कि ये न्यूज में कभी ना कभी हसदेव अरण्य जो फॉरेस्ट है वो हमेशा से रहा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और वहां पर पेड़ पौधे रहेंगे तो बायोडाइवर्सिटी रहेगी, है ना। और वहां पर क्या है कि एक तरीके से मिनरल का जो स्रोत है वो बन सकता है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, कोल वहां पे अवेलेबल है ना। तो इस वजह से अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा फटाफट लोकेशन देख लेते हैं। हसदेव अरण्य फॉरेस्ट जो है वो कहां पे है? छत्तीसगढ़ में मिल जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? हमारे मध्य भारत के फेफड़े, यानी लंग्स बोलते हैं, लंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया भी इसे बोला जाता है। तो ये एक फ्रेज है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत के फेफड़े इनमें से कौन से जंगल को बोला जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में आने वाले हसदेव अरण्य को बोलते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक और एक तरीके से जैव विविधता के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटीज के पक्षी रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, मिल जाएंगे आपको, है ना, एनिमल्स मिल जाते हैं। तो ये अच्छा एक क्षेत्र है। यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं? गोंड और ओरांव जो ट्राइब है वो यहाँ पर आपको मिल पाती है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट से भी कनेक्शन बैठाना जरूरी होता है, क्योंकि न्यूज है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे अफेक्ट हो रही है, ये भी जरूरी है। अब जरा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पे है, इसी के लगभग बीच में आपको यहाँ पर हसदेव अरण्य एक फॉरेस्ट रेंज यहाँ पर मिल जाती है, और वहीं पर हमें कोल जो माइन का क्षेत्र है, कोल ब्लॉक जो क्षेत्र है वो भी आपको मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये होगी न्यूज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कन्वेंशंस के नाम लिखा है, कुछ एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, कुछ नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस की बात करी गई है यहाँ पे, जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा है। अब ये मेंस के टॉपिक से कैसे इंपॉर्टेंट है? इंडिया जो है वो सीबीडी का सिग्नेटरी है। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू व्हाट? इट इज सिग्नेटरी टू सीबीडी, यानी जैव विविधता पर कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और वहां पर बात आती है कि हमें पेड़ पौधों को, यानी जहां पर बायोडाइवर्स क्षेत्र होते हैं, उन्हें बचाना है, उन्हें सेव करना है। इसके अलावा आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स भी हैं, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी है। तो कुछ ये चीजें आपको अपने मेंस के एग्जाम में मेंशन करनी पड़ेगी, आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कहीं पे नोट कर लीजिए। Despite this area is having huge amount of biodiversity in terms of animals, in terms of plants, in terms of species, इसके बावजूद भी हमें ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ही ऐसा आ रहा है कि ये काटा जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा यहां पर कि जो गवर्नमेंट है
वो ही कह रही है, छत्तीसगढ़ वन विभाग कह रहा है कि मतलब सिफारिश करी गई है पेड़ पौधों को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये यहां पर एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करता है कि एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो एनडीसीज ला रही है, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस ला रही है, हम नेट कार्बन न्यूट्रल भी होना चाहते हैं, हम यहाँ पर अपना जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं उनसे शिफ्ट करके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, और वहीं पर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि पेड़ पौधे जहां पर हैं, जंगल जहां पर हैं, जिन्हें पनपने में बहुत समय लगता है ना, कई साल लग जाते हैं, उसको हम लोग पेड़ काट रहे हैं। तो ये एक डायलेमा वाली कंडीशन बना देता है, और ये चीज आपने आंसर्स में भी आप या फिर एसेज में भी मेंशन कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आती है नॉर्थ ईस्ट से। अ मॉनसून मिस्ट्री इन अरुणाचल दिबांग वैली शोज नो रेन फॉर नियरली 50 डेज। दैट टाइम, देखो जुलाई का महीना चल रहा है तो इस महीने की बात कर लेते हैं। जुलाई के महीने में पूरे भारत देश में लगभग लगभग वर्षा हो रही है, इसलिए दो तीन खबरें ऐसी हैं जो कि वर्षा वाली आधारित है, यानी न्यूज में ऐसी हैं जो कि रेनफॉल डिपेंडेंट वाली है। ये क्षेत्र कहां पे आ रहा है? ये आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है इस क्षेत्र का? दिबांग वैली। सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिबांग वैली इज नॉट अ सिंगल वैली अलोन, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट। ये एक जिला है, और इस जिले में ऐसा दर्ज किया गया है कि लगभग 50 दिनों तक, और कौन सा क्षेत्र? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहां से जून जुलाई के समय पे जो मॉनसून होता है वो इंटर कर रहा होता है। आप लोगों को शायद पता होगा, स्टैटिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो भी मॉनसून है भारत देश में वो इंटर करता है, दो तरफ से इंटर करता है, एक है बे ऑफ बंगाल ब्रांच और एक होती है अरेबियन सी ब्रांच। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से भारत देश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और वो जैसे ही वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आता है, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो असम हो ना, जितने भी हमारे राज्य हैं उनसे होते हुए आता है और अच्छी खासी वर्षा वहां पे कराता है। बट व्हाई दिस इज हैपनिंग? नियरली 50 डेज तक कोई भी आईएमडी ने रिकॉर्ड नहीं किया, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं किया ऐसे कि रेनफॉल हुई है। इसके रीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिबांग घाटी जिला कहां पे आता है? जिसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ दैट दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके नॉर्थ में और इसके ईस्ट में जो भी रीजन है वो तिब्बत का क्षेत्र है, यानी वो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला क्षेत्र आता है। इस अवधि के दौरान लगभग, कौन सी अवधि है लगभग? ये आती है करीबन करीबन 1 जून से लेकर 19 जुलाई। यहां पे कहीं लिखा भी होगा, हाँ, 1 जून से 19 जुलाई का जो समय है, आप सोचिए ये जो समय है करीबन 50 दिन का समय है। इस समय इंडिया के हर क्षेत्र में बारिश होती है, खूब सारी बारिश होती है, बट व्हाई इट इज शोइंग जीरो? द आईएमडी डेटा इज शोइंग जीरो रेनफॉल। ठीक है, इस पे आते हैं। जनरली ऐसा होता है कि 631.7 मिलीमीटर वहां पर रेनफॉल हो जाती है। आईएमडी का कहना है कि वहां पर बिल्कुल शून्य बारिश हुई है, बट आईएमडी डेटा के ऊपर डाउटफुल चीजें आ रही हैं, बिकॉज द लोकल वहां के जो अधिकारी हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं भाई, जीरो तो नहीं हुई है, ठीक ठाक वर्षा हुई है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जीरो है। ठीक है, तो यहां पर डेटा का जो एक डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है आईएमडी की तरफ से और जो लोकल अधिकारी वहां के बोल रहे हैं उनके बीच में। हमें क्या करना है इससे? हमें कुछ भी नहीं लेना है, हमें बस ये फाइंड आउट करना है वो जो लोकेशन है वो कहां पे है। दिबांग वैली इज इन अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वैली जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम दिबांग क्यों पड़ा है? बिकॉज एक नदी जाती है उसका नाम है दिबांग, एंड इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ सियांग रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है। आइए जरा फटाफट मैप में देख लेते हैं। तो इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक रिवर आ रही है ऊपर से, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सियांग। जब तिब्बत की तरफ से ब्रह्मपुत्र रिवर की बात कर रहा हूं, जब वो इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में और नामचा बरवा को क्रॉस करके घूम के आती है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर रही होती है, तो उसका नाम होता है सियांग या फिर दिहांग। सियांग या फिर दिहांग। अब क्या होता है, जब ये आगे बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश से तो इसमें कई सारी रिवर्स आके मिलना स्टार्ट करती हैं। इनमें से एक रिवर जो है वो इधर से आ रही है, ये वाली आ रही है, और ये जो रिवर है इसका नाम है दिबांग। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन दिबांग एंड दिहांग। दिबांग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ये जो दिबांग आती है वो किस नदी में मिल जाती है? वो मिल जाती है लोहित नदी में। लोहित नदी में मिल जाती है, और लोहित नदी आगे जाके किसमें मिल जा रही है? वो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर यानी सियांग रिवर जो है उसमें मिल जाती है। डिब्रू साइकोवा जो है इसके पास में मिल जाती है, और वो आगे जाके क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है, असम के मैदानी क्षेत्रों में जाके। दिस इज रिटन हियर।
पॉइंट्स जरा देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। दिबांग घाटी का नाम दिबांग नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस जिले से होकर बहती है और सदिया के पास लोहित नदी में मिलने के बाद मैदानी इलाकों में, यानी हमारे असम के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। दिबांग की कौन सी ऐसी प्रमुख सहायक नदियां हैं देख लेते हैं। ड्री, मथुन, टेलोन, अमे, अही, एमरा और अवा। जनरली देखा जाए तो हमारे एग्जाम के तौर पर, यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए ये ट्रिब्यूटरीज को याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना डीप एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। तो आई जस्ट टेल यू कि भाई देखो, या जितना पढ़ना है उतना ही, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़िए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिकॉज इट वाज गिवन इन द न्यूज, दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गई मैप की बात। आगे आते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, अगेन सेम चीज। इसका कनेक्शन हमारे मेन से कैसे है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो न्यूज है वो जीएस1 ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, और वहां पर जीएस1 ज्योग्राफी में अगर हम देखते हैं तो यहां पर संबंध हमें बिठाना पड़ेगा मेंस के तौर पर कि इस चीज का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। रेनफॉल में अगर डिस्क्रिपेंसी होती है, बढ़ती है, घटती है, तो क्या हो सकता है? यस, तो कृषि पर इंपैक्ट पड़ सकता है। एग्रीकल्चर जो है हमारे भारत देश की डिपेंडेंट है ऑन द रेनफॉल, दैट इज व्हाई। आपदा की तैयारी कैसे हो पाएगी? डिजास्टर भी कई सारी ऐसी होती हैं जो कि रेनफॉल ड्रिवन होती हैं, इस वजह से। सड़कों का रखरखाव, हम जानते हैं कि बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं जो कि खराब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द रेनफॉल, इस वजह से भी। और जल विद्युत परियोजनाएं जो हमारी जो वाटर डिपेंडेंट, यानी जो हमारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं, हाइडल परियोजनाएं होती हैं, वो भी इसी पर तो डिपेंडेंट करती हैं। रेनफॉल होती है तो वहां पर जलाशय बढ़ जाता है, तो गेट्स ओपन किए जाते हैं, तो बिजली पैदा होती है। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये सब भी क्या होता है, इसके विश्वसनीयता के आंकड़े हमें चाहिए होते हैं। अब आईएमडी कह रहा है कि रेनफॉल नहीं हुई है, वहीं पे लोकल जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि वहां पे ठीक ठाक रेनफॉल हुई है। तो दिस डेटा इज गिविंग द डिस्क्रिपेंसी, ऐसा है बस। दिबांग घाटी भी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है और चरम मौसम और भूस्खलन तथा नदी संबंधी खतरों के लिए अति संवेदनशील है। अगेन सेम चीज, यहां पर लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा आते भी हैं और इसको दर्ज भी किया गया है, और रिवर रिलेटेड हजार्ड भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। यानी यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि फ्लड्स हैं वो काफी ज्यादा देखने में मिलती हैं। दिस इज द न्यूज। बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं हम इंटरनेशनल खबरों की तरफ। नेशनल खबरें जुलाई मंच के तौर पर हमारी समाप्त हो चुकी हैं, अब आते हैं इंटरनेशनल खबरों पे। पहली जो न्यूज आती है वो आती है हमारी जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से, और वो है इंडिया का एक तरीके से सबांग पोर्ट को बनाने में जो कंट्रीब्यूशन आने वाला है इंडोनेशिया के, वो काफी काबिल तारीफ होने वाला है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वाई, देखते हैं। ये मूव जो है इंडिया का, वो चेकमेट करने वाला है चाइना को। कैसे है, क्या चीजें हैं न्यूज में, आइए देखते हैं एक बार। भारत और इंडोनेशिया मलक्का जलमरुमध्य के पास सबांग बंदरगाह को संयुक्त रूप से विकसित करने पर सहमत हुए। यानी एक तरीके से दोनों का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। बट प्लीज नो द लोकेशन ऑफ दिस सबांग पोर्ट। सबांग पोर्ट जो है वो किस देश में पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए। समझौता जो है ये वाला, ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन में चीन की बढ़ती उपस्थिति, जैसे चाइना ने क्या किया है, कई सारे देश हैं, श्रीलंका रह चुका है, म्यांमार रह चुका है, ठीक है, और भी कई सारे देश आपको मिल जाएंगे इंडियन ओशन रीजन में, मालदीव रह चुका है। वहां पर डेवलपमेंट के तौर पर अपनी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो एक नीति है उसको बढ़ाने का भी काम किया है उसने, और अपना जो एक उपस्थिति है इंडियन ओशन में वो काफी बढ़ाने का जो प्रयास है वो किया है चीन ने। और एक तरीके से इंडिया के जो स्ट्रेटेजी है, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन, वहां पर अगर चीन का प्रभुत्व बढ़ता है तो वो एक खतरे की बात भी रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए उपस्थिति के बीच भारत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के पास रणनीतिक आधार प्रदान भी करता है। जो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस जगह की, वो बन जाती है बिकॉज इट इज नियर द मलक्का स्ट्रेट। आइए जरा लोकेशन देख लेते हैं मैप पे। तो ये हमारा प्यारा भारत देश, यहां पर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप है, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट मिल रहा है यहां पर। इसी के नीचे आपको ये पिंक कलर का इंडोनेशिया यहां पे लिखा हुआ है। ये जो द्वीप है ये कौन सा है? दिस इज सुमात्रा द्वीप। और इसी सुमात्रा द्वीप के सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर एक छोर पर एक द्वीप पड़ता है, और उस द्वीप पर मिलता है सबांग पोर्ट। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आइलैंड? वो आइलैंड का नाम क्या है? उस आइलैंड का नाम है वेह आइलैंड। नॉर्दर्न मोस्ट ट्रिप पे मिलता है सुमात्रा के, और स्टेट ऑफ मलक्का का जो क्षेत्र है ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। ठीक है, तो मलक्का जलमरुमध्य क्या होता है? एक चोक पॉइंट है जहां से हमारे पूरे विश्व का जो एक शिप्स का जो कार्गो शिप्स होते हैं, ट्रेड होता है, वो कितना होता है?
40% व्यापार वहां से निकलता है। कहां से? स्टेट ऑफ मलक्का से। दैट इज वाई दिस चोक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो स्टेट है, बेसिकली बात ये है कि जो हमारी स्टेट मलक्का की है वो किसको किसको जोड़ती है, वो भी ध्यान देने वाली बात है। तो इसके ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं, यहां पर ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये क्या है? ये है अंडमान सागर। दिस इज अंडमान सी। और इसके नीचे देखते हैं यहां पर क्या आता है, तो इस जगह पे हमें मिलता है साउथ चाइना सी, यानी दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग आपको यहां पर मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर इंडिया का इंपॉर्टेंस यहां पे बढ़ती है, इंडिया की जो लोकेशन है, इंडिया के लिए काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, तो इस जगह पे अगर इंडिया का कंट्रोल बढ़ रहा है, तो क्या इंडो पैसिफिक के लिए इंडिया का ये के लिए में अपनी पोजीशन बनाने के लिए इंडिया का ये बहुत बेहतरीन स्टेप है? एग्जैक्टली, बहुत ही बेहतरीन स्टेप ये होने वाला है। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, व्हाई इट मैटर्स टू चाइना, बिकॉज चीन की लगभग 80% का ऑयल इंपोर्ट जो है वो इसी रास्ते से होता है, और साथ साथ जो व्यापार होता है इसका चाइना का, वो भी इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस गहरे पानी का बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा बंदरगाह है सबांग पोर्ट, इट इज अ डीप वाटर पोर्ट। दैट्स व्हाई क्या होता है, यहां पर शिप्स वहां पर आ सकते हैं। अगर वो शैलो वाटर पोर्ट होता है तो फिर वहां पे शिप्स के आने की संभावना या फिर संख्या होती है वो कम मिलती है। डीप वाटर पोर्ट भारत की आगामी ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, याद कीजिए मैंने बताया था आपको ग्रेट निकोबार वाला जो पार्ट है वहां पर हमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी बनाया जा रहा है, और लगभग 100 मील की दूरी पर ही स्थित है, यानी द लोकेशन इज वेरी नियर टू दैट, राइट। तो अब आते हैं इंडिया की, जो इंडिया को फायदा मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है। अब देखिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस तो है ही, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया की रहेगी, यानी कि रणनीतिक तौर पर इंडिया को फायदा मिलने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार के तौर पर। तीसरी चीज आती है इंडियन ओशन रीजन में जो इंडिया की प्रेजेंस है वो और स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। इंडो पैसिफिक का वाला जो पार्ट है उसमें इंडिया की पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हो रही है, तो इंडो पैसिफिक जो होगा वो यहां पे आ जाने वाला है। इसके अलावा चौथा पॉइंट हो जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रेड। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज आप लोगों के लिए मेंस के पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड अगर हम यहां पे ये बात करते हैं सर्विलांस की, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सर्विलांस, SURVEILLANC, ठीक है। यानी सागरीय रूप से, जो समुद्री रूप से जितना भी हमारा सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा, और सर्विलांस मतलब निगरानी, ठीक है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेंस के पॉइंट्स भी आपके बनते जा रहे हैं और साथ में आपका जो न्यूज है वो भी कवर होती जा रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट जो इंटरनेशनल न्यूज है उस पे आते हैं, फॉकलैंड आइलैंड्स पे। Why Argentina celebration after beating England has sparked controversy। देखिए हुआ ये था कि ये जो टॉपिक है किसमें इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग में आता है ये वाली चीज, बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ये। हुआ ये था कि फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था। सेमीफाइनल में कौन टीम्स थी सामने, इंग्लैंड थी और अर्जेंटीना थी, अभी कुछ समय पहले हुआ, और उसमें अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया। किससे हराया भाई, संख्या क्या थी, 2-1 से अपनी जीत दर्ज करी थी। और वहां पर अर्जेंटीना के टीम के 2 खिलाड़ी हैं, उनके नाम लिखे हैं बट नॉट इंपॉर्टेंट, लोतारो मार्टिनेज और जियोवानी लो सेल्सो। इन्होंने क्या किया, बैनर उठा लिया और वहां पे बैनर में लिखा था एक फ्रेज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट एट ऑल अलाउड। वो लिखा हुआ था लास मालविनास सोन अर्जेंटिनास। इसका मतलब होता है फॉकलैंड द्वीप समूह अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना मतलब जो स्पेनिश लैंग्वेज होती है उसमें वहां के लोग, अर्जेंटीना के लोग, जो लास ये मालविनास क्षेत्र होता है इसको फॉकलैंड को बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है फॉकलैंड की ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो किन 2 देशों के बीच में ये डिस्प्यूट है, तो वो यूके के बीच में और अर्जेंटीना के बीच में डिस्प्यूट है। फीफा के नियम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मैच के दौरान, मैच के बाद में, मैच के आसपास के क्षेत्र में राजनीतिक रूप से कोई भी प्रदर्शन जो होता है, वो गतिविधि होती है, वो पूरी तरीके से बैन है। बट कौन ही मानता है, यहाँ के खिलाड़ी के पास में आ गया। अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि जो फॉकलैंड आइलैंड्स हैं इनकी लोकेशन क्या है, किस तरफ मिलते हैं, साउथ अमेरिका के पास में, क्योंकि अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के पास में है। देखिए साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के नीचे की तरफ ये ब्राजील देश हो गया, नीचे आते हैं हम लोग तो ये हो गया अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के पास में हमें मिलता है यहां पर फॉकलैंड आइलैंड।
देखा जाए तो ये किस वाटर बॉडी में मिलता है, तो ये मिल जाता है साउथ अटलांटिक ओशन में, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हमको ये मिलने वाला है। फॉकलैंड आइलैंड जो होते हैं वो दो आइलैंड आपको मिल रहे हैं, एक है ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड, एक है वेस्ट फॉकलैंड आइलैंड। ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड जो है ये, और ये हो गया वेस्ट। ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड में ही स्टैनली नाम की फॉकलैंड आइलैंड की जो कैपिटल है वो मिलती है, यानी जो उसकी राजधानी है वो मिल पा रही है। ठीक है, किसके बीच में डिस्प्यूट है? यूके और अर्जेंटीना के बीच में, यूके और अर्जेंटीना के बीच में डिस्प्यूट। ठीक है, अब आते हैं आगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 2013 में क्या हुआ था, एक रेफरेंडम हुआ था। 2013 में फॉकलैंड आइलैंड के लोगों से ही रेफरेंडम कराया गया था, और 99, ध्यान रखिएगा, 99% से भी ज्यादा जो परसेंटेज था लोगों का, उनका कहना था कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। मोर देन 99% ऑफ द पीपल, 99.2 आई थिंक दिस वाज द नंबर, उनका कहना था कि वो जैसे यूके के कंट्रोल में क्षेत्र आता है और यूके के अंदर ही एक, देखिए यूके के कंट्रोल का मतलब ये है कि यूके की जो हमारी ये कह सकते हैं कि विदेश नीति जो काम कर रही है और सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा, सिक्योरिटी और विदेश नीति, वो यूके के हिसाब से तय होगी, किसकी? फॉकलैंड आइलैंड की। ठीक है, बाकी एक तरीके से देखा जाए इस फॉकलैंड आइलैंड में क्या है, एक जो गवर्नेंस की ऑटोनॉमी है वो मिलती है। वहां के लोगों ने अर्जेंटीना का जो कंट्रोल है, अर्जेंटीना पुश कर रहा है हर जगह, कई प्लेटफॉर्म्स पे बोला है उसने, लेकिन नहीं, उसको नहीं, वहां के लोग नहीं चाहते हैं, या फिर रेफरेंडम में जैसा कि 2013 में देखा था वो नहीं ऐसा रिकॉर्ड में आया था। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को भी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले न्यूज की तरफ। अगली न्यूज आती है, द गेट ऑफ टीयर्स, व्हाई क्लोजर ऑफ द स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब कुड मेक द वर्ल्ड वीप फाइनेंशियली। तो दो चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं, एक है गेट ऑफ टीयर्स और एक मिल रहा है बाब अल मंदब। इंपॉर्टेंट किसके लिए है? प्रीलिम्स के लिए है, वर्ल्ड मैपिंग के लिए। नाउ वेयर इज बाब अल मंदब? सबसे पहली चीज ये उठती है, बट व्हाई इज दिस फ्रेज गेट ऑफ टीयर्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बाबल मंदब का जो अरेबिक मीनिंग होता है, अरेबिक लैंग्वेज में जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है द गेट ऑफ टीयर्स। एग्जैक्टली, इट इज द सेम। आइए जरा देखते हैं एक बार, बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे। देखिए, हाँ ये पॉइंट है, अरबी भाषा में बाब अल मंदब का अर्थ होता है आंसुओं का दरवाजा। ठीक है, द गेट ऑफ टीयर्स, और दुख का दरवाजा। बाब का मतलब होता है दरवाजा और मंदब का मतलब होता है विलाप करना, यानी लैमेंटेशन करना। ठीक है, वो चीज समझिएगा, दैट इज व्हाई वी यूज दिस फ्रेज द गेट ऑफ टीयर्स, ऐसा बोलते हैं। सो नाउ व्हाई इट इज इन द न्यूज? ऐसा क्यों है कि भाई वर्ल्ड में फाइनेंशियल एक तरीके से इश्यूज क्रिएट फिर से होने वाले हैं। अभी हमने देखा हॉर्मूज स्टेट देखा था ना हमने, यहां पर देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज यहां पे पड़ती है, यहां पर बाबल मंदब पड़ती है। लोकेशन वाइज मैं बता दे रहा हूं, न्यूज बताऊंगा कि क्यों है ऐसा। तो देखो, अभी हॉर्मूज की स्टेट थी, तो यहां पर ये वाली कौन सी वाटर बॉडी है? इट इज पर्शियन गल्फ, पारस की खाड़ी। ठीक है, तो यहां पर क्या पड़ता है? ये गल्फ ऑफ ओमान। तो दिस इज स्ट्रेट जो कि दो बड़ी जल निकायों को आपस में जोड़ रही है, उनके नाम यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, किन दो देशों के बीच में है? तो देश कौन कौन से आते हैं? ओमान देश आता है और ईरान देश आता है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन ओमान एंड ईरान। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन प्रीवियसली, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मूज किन दो देशों के बीच में है? ओमान और ईरान के बीच में है। ठीक है, अब आते हैं बाबल मंदब स्ट्रेट पे, जो कि न्यूज में है। तो क्यों न्यूज में है पहले वो देख लेते हैं। यमन देश के हुती शासन ने सऊदी शिपिंग को निशाना बनाते हुए सऊदी नाकेबंदी की घोषणा कर दी। उन्होंने बोला कि हम शिप्स को यहां से नहीं जाने देंगे। ठीक है, जितने भी कंपनीज ऐसी हैं, जितनी भी हमारी शिपिंग कंपनीज हैं, वो सऊदी अरेबिया के पोर्ट्स पर अगर आकर लोड करती हैं, अनलोड करती हैं कोई भी सामान, तो वी विल नॉट लेट देम पास द बाबल मंदब स्ट्रेट। ठीक है, सीधी बात ये हो गई। अब इससे होगा क्या? इससे होगा हमारे जितने भी वैश्विक स्तर पर जितने भी शिप्स का पास ऑन हो रहे होते हैं, अभी हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर थोड़ा सा भी रोक लग जाती है तो पूरे फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाता है सभी कंट्रीज पे। सिमिलरली अगर बाबल मंदब पे हो गया तो भी ऐसे ही फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कम होगा। वाई? स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है ना, उसके लिए रास्ता सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसके पीछे पूरा लैंड पोर्शन है।
लेकिन बाबल मंदब जो है, अगर शिप्स यहां से जा रहा होता है तो इट हैज अ डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑल्सो। लेकिन वो कहां से आता है? वो जाता है, रास्ता कहां से? वो जाता है केप ऑफ गुड होप से होके, यानी अफ्रीका को पूरा पूरा क्रॉस करके। बताऊंगा आगे, अभी पहले इसको देख लेते हैं। ये जो बाबल मंदब स्ट्रेट आती है, इसके इधर ये जो वाटर बॉडी है, ये कौन सी है? दिस इज लाल सागर, रेड सी। और ये वाली कौन सी है? ये वाटर बॉडी ये हो जाती है हमारी अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, अदन इज अ सिटी इन यमन, अदन की खाड़ी। सो दिस इज द बाबल मंदब स्ट्रेट। यहां पे हाउथी रिबल्स, ये देश कौन सा है? ये है यमन देश। और इसके ऊपर जो देश आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा, सॉरी यहां पे मैंने यमन बना दिया, यमन देश ये वाला हो गया। ये हो गया यहां पर ओमान, और ये हो गया हमारा, हमारा नहीं मतलब सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, ये वाला देश। ठीक है, यहां पे कई सारे पोर्ट्स मिलते हैं सऊदी अरब के। तो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पॉइंट देखते हैं। बाबल मंदब जल मध्य एक सकरा जलमार्ग है जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, जो कि मैंने आपको मैप में बता दिया है। यह मार्ग उत्तर में स्वेज नहर और भूमध्य सागर से तथा पूर्व में अरब सागर और हिंद महासागर से जुड़ता है। ये जो फोटो छोटी सी बनी हुई है, आपको पता होना चाहिए कि अदन की खाड़ी इज कनेक्टेड विद अरेबियन सी। अरेबियन सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर। लाल सागर इज कनेक्टेड थ्रू द स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी लोग कि स्वेज कैनाल कब बनके तैयार हो गई थी एंड व्हाई दैट ईयर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वेज कैनाल आती है, स्वेज कैनाल के बाद में पड़ता है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, और उससे जुड़ा होता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए हमारा अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो यूरोप तक जाने वाले जितने भी जहाज होते हैं उन सबको अगर जाना है हिंद महासागर से होते हुए, यानी साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से होते हुए, चाइना से होते हुए, तो कहां से जाना पड़ेगा? इसी रास्ते से होके जाना पड़ेगा। बट देयर इज एन अल्टरनेट ऑल्सो। अगर शिप्स, अगर ये ब्लॉक हो गया तो शिप्स कहां से जाएंगे? वो जाएंगे केप ऑफ गुड होप से होते हुए। केप ऑफ गुड होप कहां पे पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, जहां से जो ब्रिटिश जो जहाज थे वो आए थे, केप ऑफ गुड होप। तो यदि यह जलबंद बंद हो जाता है तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप्स का चक्कर लगाकर आना पड़ेगा। इससे 4000 से 6000 समुद्री मील की अतिरिक्त दूरी उन्हें तय करनी पड़ेगी, और 10 से 20 दिनों की भी वृद्धि हो जाएगी यात्रा के समय में, इसलिए बर्डन पड़ेगा। बट इसको क्या बोलते हैं केप ऑफ गुड होप को हिंदी में? इसको बोलते हैं उत्तम आशा अंतरीप, ये बोला जाता है। स्वेज लाल सागर गलियारे से वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 12 से 15% हिस्सा गुजरता है। प्लीज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्शन ऑफ हाउथी रेबल्स, कि उनकी वजह से पूरे विश्व का 12 से 15% का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट विल बी डिस्टर्ब्ड। सोचिए कितना ज्यादा मतलब तबाही मचा के रखी इन लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है, नेक्स्ट हमारी, अब ये हमारी इंटरनेशनल न्यूज भी खत्म हो जाती है। नाउ कमिंग टू द यूपी न्यूज, उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ आते हैं, हमारे स्टेट की खबरों की तरफ आते हैं। सबसे पहली खबर आती है आर्ट एंड कल्चर से। ये आती है जीएस पेपर नंबर 1, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। बताइए कि ये जो स्तूपा है इसका नाम क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बताऊंगा अभी वीडियो के बाद में। अनाउंसमेंट कब किया गया था? 48 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, यानी विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में यह मेंशन किया गया था कि भारत की ये जो जगह है, ये जो प्लेस है, इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ है, ये भारत की क्या बन जाती है? 45वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है। सोचिए भारत देश में 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती हैं आपको। ये बहुत ही अच्छा एक डेटा है मेंशन जो कि यहां पर किया गया है, संख्या के हिसाब से काफी अच्छा है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल तौर पे देखा जाए, पर्यावरणीय रूप से भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मेंशन्ड है यूनेस्को में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यहां पर कि देखिए कहां पे पड़ती है सारनाथ की लोकेशन। यहां पर एक जिला पड़ रहा है, वो हम जानते हैं भारत देश की सबसे पुरानी जो एक जहां पर लोग रहते थे, ठीक है, सिटी, वो बोल सकते हैं वो वाराणसी। और वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो वहां पर गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर आपको ये जो जगह है वो मिल जाती है। नाम है इसका सारनाथ, उत्तर प्रदेश में मिल पा रही है। और यह क्यों फेमस है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 4 सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से इसको माना जाता है, सारनाथ को। वाई? बिकॉज गौतम बुद्ध ने यहां पर अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, तो इस वजह से ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिए। 45वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो भारत देश का बन चुका है। अब यहां पर और क्या क्या चीजें मिलती हैं उनको देख लेते हैं। तो आपको यहां पर मिलता है एक चौखंडी स्तूपा, इसके नाम से आपको दिख रहा हो, इसकी फोटो से आपको दिख रहा होगा चौखंडी स्तूपा, यानी इसका कोई शेप जो है इस टाइप का है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि चौखंडी स्तूपा वह स्थान है जहां पर सारनाथ में भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों, जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, 5 शिष्यों के, महानामा, कोदन्ना, भद्दिया, वप्पा और अश्वजिता से मिले थे। 5 शिष्यों से मिले थे किसमें? ये जो स्तूपा लिखा हुआ है चौखंडी स्तूपा, इसमें। अगला स्तूपा आता है यही वाला जिसके बारे में मैं शुरुआत में पूछ रहा था आपसे, इसका नाम है धमेक स्तूपा। धमेक स्तूपा जो है वो स्थान है जहां पे भगवान बुद्ध ने धर्म का अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था। इसकी स्थापना राजा अशोक ने 249 ईसा पूर्व में करी थी। 249 जो बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, उस समय पे करी थी। अगली जो फोटो है वो आती है अशोकन पिलर की। ये एक तरीके से स्टोन पिलर है, स्टोन पिलर है, और यहां पर जिसका कैपिटल है इसके ऊपर आप एक शेर की इमेज जो है, शेर जो है वो देख पा रहे हैं। लोटस का पार्ट यहां पे भी आपको दिख रहा है। दैट इज द सेम विद ऑल द अशोकन पिलर्स जो कि हमने इंडिया में देखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर आती है वो है यूबी प्लान्स इंडियाज लार्जेस्ट रोबोटिक हब इन नोएडा एम्स टू रूल इन एआई एंड डीप टेक। प्लीज अंडरस्टैंड, दो चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। एक मिलता है आपको सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी की जो करंट अफेयर्स होती है उसमें पूछ सकते हैं ये। जीएस पेपर नंबर 3 एसएनटी यानी साइंस एंड टेक से भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार नोएडा में भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाली है। कहां पे? नोएडा में, ठीक है। और लखनऊ और नोएडा में क्या बनेगा? डीप टेक इनोवेशन। तो दो चीजें हैं जैसे मैंने बताया, एक है डीप टेक, एक होता है इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इसका रोबोटिक्स का, वो नोएडा में ही बनेगा, बट जो डीप टेक का है वो दोनों में बन जाएगा, नोएडा और लखनऊ में, ठीक है। सुविधा भारत का पहला इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा। इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, बहुत सारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। रोबोटिक्स टेस्टिंग होगी यहाँ पर, सर्टिफिकेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मोशन कैप्चर लेबोरेटरी है, फिजिकल एआई डेटा सेंटर है, स्टार्टअप इंक्यूबेशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें की सुविधा आपको यहाँ पर मिल पाती है। कोवर्किंग स्पेस भी मिल पाएगा। इस प्रोजेक्ट से 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां भी पैदा होने वाली हैं, यानी रोजगार भी यहां पर मिलने वाला है, ये भी होने वाला है। और 5 वर्षों में सकल मूल्य वृद्धि में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के योगदान भी मिलने वाला है। अच्छा इनिशिएटिव है, आगे आने वाले समय में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। एआई का आप लोग आज के समय पे इंपॉर्टेंस जान ही रहे होंगे कैसा है। अगर आप अपनी पढ़ाई में, अगर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में एआई को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं तो आप पीछे होते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आती है, व्हाई इज बहराइच ऑलवेज इन द न्यूज फॉर वाइल्ड लाइफ अटैक्स। कुछ समय पहले हमने देखा कि एक मगर के अटैक की वजह से, मगरमच्छ के अटैक की वजह से एक बच्चा जो है वो उसकी जान चली गई। ये तो अभी जुलाई की खबर थी, लेकिन इससे पहले 1 साल पहले शायद आपने सुना होगा वोल्फ अटैक्स हो रहे थे बहराइच में। और ऐसी क्यों है वहां पर कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा होता है? क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है, उसकी जगह ऐसी है, उसकी लोकेशन ऐसी है। वही हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज में। देखते हैं जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और उसकी ज्योग्राफी ही समझा पाती है कि वहां पर ऐसा क्यों होता है। देखिए ये जो बहराइच है वो तराई क्षेत्र में पड़ता है, बीचों बीच ये बसा हुआ है तराई क्षेत्र के। तराई क्षेत्र क्या होता है? जब हम देखते हैं भाबर रीजन के दक्षिण में और जो मैदानी इलाका है इसके उत्तर में, जो भी क्षेत्र नेपाल और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर उसके बीच में पड़ता है, उसे हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि यहां पर वर्षा का क्षेत्र ज्यादा मिलता है। यहां पर आपको जितना भी ग्राउंड से, जितने भी रिवर्स वाला पार्ट है, रिवर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल यहां पे मिल जाती हैं, ठीक है। और यहां पर जो भूजल स्तर है वो भी बहुत ज्यादा है। नदियां हैं यहाँ पर, जैसे कि घाघरा रिवर जा रही है, ठीक है, सरयू रिवर का पार्ट है वो भी हमें मिल पाता है। तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर, और जंगल के क्षेत्र भी हैं, है ना। साथ में आपको वहां पर आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स भी मिल जाते हैं, आर्द्र भूमि है यहाँ पर। संरक्षण क्षेत्र भी वहां पर बहुत सारे हैं, कंजर्वेशन एरियाज भी हैं, है ना। बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको मिल जाती हैं।
तो ऐसा क्षेत्र मिल रहा है बिकॉज वहां पर इकोलॉजी ऐसी है, इन बहुत अच्छा तरीके से वहां पर बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी भी आपको मिल जाएगी, जंगल के क्षेत्र भी मिल पा रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर जंगल है, नदियों के किनारे वाले बाढ़ के मैदान आज भी काफी हद तक अपनी मूल अवस्था में मिल पा रहे हैं। ऑन द मैप ऑफ यूपी प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज लोकेट द प्लेस ऑफ दिस बहराइच डिस्ट्रिक्ट, नेपाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कुछ इसके फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने बताया आपको, बहराइच ऐसा इलाका है जो कि तराई क्षेत्र में आता है। तो तराई क्षेत्र की विशेषता क्या होती है, यहां पर मैंने बताया वर्षा बहुत ज्यादा होती है। कैसी फसलों की कृषि यहां पे होती है, जो हमारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं। जैसे कि अगर हम धान की खेती करना चाहें, अगर हम गन्ना की खेती करना चाहें, ठीक है, जिसको हम लोग ईख बोलते हैं यूपी में। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं की भी अच्छी खासी उपज होती है। ठीक है, उपज बहुत ज्यादा होती है। सब्जियां भी अच्छी खासी उगाई जाती हैं यहाँ पर, जो और प्लांटेशन क्रॉप्स भी आपको यहाँ पर मिल पाती है। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स यहाँ पे मिलेंगी। वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उपजाऊ भूमि है। तराई क्षेत्र जो होता है ना, वहां पे भूमि में मिट्टी कैसी होती है, वो हमारी जलोढ़ मृदा होती है। पहली बात तो जलोढ़ मृदा होती है, तो ये काफी उपजाऊ भी रहती है, दैट इज वाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आती है, यूपी में बनेगा देश का पहला डेटा कॉरिडोर, अमेरिकी कंपनी बीसीजी तैयार करेगी 6 लाख करोड़ का मास्टर प्लान। यहां पर एज सच कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है, बिकॉज बीसीजी हैज गिवन, उसको अभी समय है, रोड मैप को बनाने में अभी समय है, 6 महीने का समय उसको दिया गया है। तो इन द यूपी देयर इज नो सच लोकेशन आइडेंटिफाइड टिल नाउ, बट यूपी में होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। तो राज्य कौन सा है, यूपी। देश का पहला डेटा कॉरिडोर होने वाला है, पहला होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है डेटा कॉरिडोर। ठीक है, और हमारे योगी जी जो है वो अभी इस सब चीजों की तरफ अपने जो इनिशिएटिव्स हैं वो ले भी रहे हैं, अच्छा तरीका भी है। अमेरिकी कंपनी है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, और 6 गीगावाट का डेटा क्लस्टर की क्षमता होने वाली है पहले चरण में। प्लीज अंडरस्टैंड, आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द 6 गीगावाट। पहले चरण में 6 गीगावाट। 1 गीगावाट बनाने में पता कितना पैसा लगता है, 1 लाख करोड़। देखिए, 1 गीगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर को बनाने का अनुमानित खर्च लगभग 1 लाख करोड़ आता है। तो 6 लाख करोड़ रुपए लगने वाले हैं 6 गीगावाट का सेंटर बनाने के लिए। रोडमैप तैयार करने से पहले बीसीजी राज्य के अलग अलग हिस्सों में पानी, पहली बात देखिए, पानी, बिजली और साथ साथ मिट्टी की भी जांच करेगी। बाय, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डेटा सेंटर बनता है ना, उसमें लगातार पानी की सप्लाई होते रहनी चाहिए फॉर कूलिंग पर्पस। ठीक है, पावर सप्लाई बहुत चाहिए होती है, लगातार चाहिए होती है, डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। और साथ साथ वहां पर क्या है, उस जगह पे पानी की जरूरत होगी, डेटा सेंटर होगी, और जो जमीन है, मिट्टी, वाई, बिकॉज वो स्टेबल लैंड होनी चाहिए, बहुत डिवाइसेस लगी रहती हैं, है ना, और भूकंप का जो खतरा है वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द रीजन। अभी वो फाइंड आउट कर रहे हैं कहां पर ऐसा होगा कि ये सब चीजें बिल्कुल भी मतलब अच्छे तरीके से जो वहां के संसाधन है उनका उपयोग किया जा सके। यूपी में कौन सा डिपार्टमेंट है, तो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, एसटीसी, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य परिवर्तन आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं कहां पे ये स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतनी खबरें हमने कवर करी हैं प्लेस ऑफ द न्यूज में। जुलाई मंथ की इतनी खबरें 3 पार्ट्स में बांटा था हमने, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट की खबरों में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सबांग बंदरगाह इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी डी, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप में से जो लोग भी यूपीपीसीएस की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाता है। ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर्स में आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार क्लासेस को कर सकते हैं, कि आपको ऑफलाइन करना है तो प्रयागराज लखनऊ में है, ऑनलाइन करना है तो आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। नंबर है 8750187501, और साथ में दृष्टि लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड करके जो आप उसमें कोर्सेज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने से आपको जितने भी वीडियोस हमारे आते हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे और कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।